हाँ जी मेरे सीएम फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीएम सिंह तोमर आपके सामने फिर से हाजिर हूं अपने डे 26 जीएनजी में। जी हाँ मेरे बच्चों, आज का टॉपिक है फाइनल अकाउंट। जी 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 मेरे बच्चों, पूरी पार्टनरशिप हमने लास्ट सेशन में खत्म कर दी थी और अब बची है हमारे पास 3 चैप्टर। बोले तो फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इन्वेंट्री। फाइनल अकाउंट अपने 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। आज एडजस्टमेंट सारी कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद अपन एनपीओ और देन टाटा बाय बाय, आखिरी सांसें इन्वेंट्री के साथ में। मजा आ रहा है सर? ऑलमोस्ट मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, ऑलमोस्ट 30 डेज के अंदर मैं आपको पूरी अकाउंट्स रिवाइज करा रहा हूं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कवर ऑल कॉन्सेप्ट। सर जी आप नहीं जानते, पर ये 30 डेज के लिए जो मेहनत मैंने करी है ना, ये जो पीपीटीज बनाई हैं, ये जो समराइज वे करने की कोशिश करी है ना, ये बहुत ताकत है। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स, आपका प्यार हमेशा बना रहता है मेरे को, और ये मेरे को बहुत हाईली मोटिवेट करता है। ठीक है, तो फिलहाल इसी मोटिवेशन के साथ में एक प्यारा सा लाइक, शेयर, कमेंट करो और शुरू करते हैं आज का सेशन। फाइनल अकाउंट बोले तो 10 नंबर, और मेरा बच्चा जानता है 10 नंबर के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो फाइनल अकाउंट का चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, आराम से बैठ जाओ, दिल थाम के, कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होके बैठो। मैं पूरा समराइज करने वाला हूं, पूरा मस्त तरीके से रिवीजन कराने वाला हूं। सर जी फाइनल अकाउंट की बात करूं तो हम कहते हैं जब भी हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, पहले आराम से मेरी बातें सुनना क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें बेसिक्स ही हैं। सर हम जब भी किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो हमें अकाउंटिंग करने का क्यों करना है भैया? क्यों 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 क्यों? तो जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, कई हजार साल पहले की बात है, तब हमने अकाउंट शुरू करी थी 11th में, और तब से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी बिजनेस की 2 चीजें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो प्रॉफिट लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो लेवल, अगर पता लगाना है तो उस बिजनेस की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब अकाउंटिंग में क्या करना पड़ेगा? कैसे पता चलेगा हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट लॉस क्या है, या हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है? तो बेटा हमें बनाने पड़ेंगे उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोले तो फाइनल अकाउंट। अच्छा, लेकिन हम जब इस चैप्टर में बात करते हैं तो यह है सोल प्रोप्राइटरशिप की, मतलब अकेला बच्चा मेरा, मेरा प्यारा सा चिंटू, मेरी प्यारी सी चिंटी अपना बिजनेस कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हमें भी बताओ हमने अपने बिजनेस में पूरे साल में क्या कमाया, क्या गवाया, क्या हमारी पोजीशन है, बोले तो फाइनल अकाउंट बनाओ। अब फाइनल अकाउंट की जब मैं बात करता हूं तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे हम 3 चीजें बनाते हैं। बेटा कितनी चीजें बनाते हैं? 3। बाबू इजी सी है। वैसे मैं ऐसे भी ना करूं, मैं कहूं कि जब भी हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं, स्पेशली सोल प्रोप्राइटरशिप, इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा हम कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर 2 तरीके के बिजनेस करते हैं। शॉर्ट में हम 2 तरीके से बिजनेस को डिवाइड करते हैं। एक अगर मैं बोलूं तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मान लो मैं ये पेन बनाता हूं, तो मेरी कंपनी, मेरा बिजनेस जो है, मेरा बिजनेस है बाबू, मेरा चिंटू जो है वो इस पेन को बनाता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, प्लास्टिक खरीदता है, सेंसर खरीदता है, बनाता है और आगे बेचता है, मतलब मैन्युफैक्चर करता है। क्या करता है मेरे बच्चे? मैन्युफैक्चर। एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है ट्रेडिंग, जिसमें वो कहता है बाबू हम नहीं करते मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, हाँ 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 हाँ, ना 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 ना, हम तो करते हैं बना बनाया खरीदते हैं, आगे उसमें थोड़ा अपना मार्जिन, ब्रांड वगैरह ऐड करते हैं और आगे बेचते हैं। दैट इज रिटेल का काम करते हैं, होलसेल में काम करते हैं, मतलब बनाते नहीं है। तो 2 तरीके का बिजनेस होता है मेरा चिंटू चिंटी करता है, या तो वो बना के बेचता है या सिर्फ बना बनाया खरीदता है और आगे बेचता है। अब कुछ भी बोलो भाई, या तो बना के बेचो या बना बनाया बेचो, अपने को अल्टीमेट लास्ट में फाइनल अकाउंट तो बनाना ही है ना। तो फाइनल अकाउंट कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे? बेटा अगर मैं बात करूं तो अपन अगर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हम होलसेल या रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं फाइनल अकाउंट के नाम पे। बाबू जल्दी जल्दी बताओ। एक ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बेटा अपना प्यारा पीएनएल अकाउंट, और तीसरा बेटा बैलेंस शीट। बाबू क्या? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल से अपने क्या बनेगी सर जी? प्रॉफिट एंड लॉस, यहां से पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, बोले तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और बेटा बैलेंस शीट क्या बताएगी आपको? पोजीशन, बोले तो आपका लेवल, बिजनेस का क्या एसेट्स, क्या लायबिलिटी। बोलो हाँ है ना, दिस इज फाइनल अकाउंट, या इन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट सर अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हैं, तो किसी मैन्युफैक्चरिंग वाले को पकड़ के बिजनेस की अकाउंटिंग करें तो बेटा आपको 3 नहीं 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। दैट मींस बाबू ट्रेडिंग बनेगा, हाँ सर बनेगा, पीएनएल बनेगा, हाँ सर बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, पीएनएल भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी, पर एक नया बनेगा।
एक नया बनेगा। क्या बाबू बोलना सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो बाबू क्या हमें दोनों को अलग अलग सीखना है क्या? नहीं, पहले हम ये सीखेंगे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, और एक बार ये समझ आ गया इसकी एडजस्टमेंट खत्म तो बाबू एक अकाउंट सीख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। तो इसका मतलब दिस इज आवर चैप्टर। मैं आपको एक एक चीज सिखाने वाला हूं, ट्रेडिंग क्या होती है, पीएनएल क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसके बाद हम अपन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखेंगे तो अपना ये भी पार्ट खत्म हो जाएगा। करें स्टार्ट करें, चलो भाई। अब मुद्दा आता है सर कैसे बनेंगे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर हमें अकाउंटिंग प्रोसेस के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और अकाउंटिंग प्रोसेस कहता है सबसे पहले आप सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, जर्नल एंट्री, हाँ ठीक है, उसके बाद लेजर्स बनाते हो, ग्रुप्स, ओके, फिर ग्रुप को समराइज करते हो, ट्रायल बैलेंस, ओके जी, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से बनता है फाइनल अकाउंट्स। इसका मतलब अगर आपको फाइनल अकाउंट चाहिए तो बाबू आपके पास ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, मैंडेटरी, और ये क्वेश्चन आपको देगा। अब ट्रायल बैलेंस कैसे होता है मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। सर अगर आप ट्रायल बैलेंस की बात करो, अगर आप ट्रायल बैलेंस की बात करो तो बेटा कुछ इस तरीके से हुआ करता था कई हजार साल पहले जब हम छोटे बच्चे थे, तब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस नाम का चैप्टर पढ़ा था। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा अभी तक, वैसे तो मैंने जीएनजी में नहीं कवर किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत बेसिक है, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन के नाम पे आता है, लेकिन अगर किसी को पढ़ना है कि नहीं सर हमें अकाउंटिंग प्रोसेस भी पढ़ना है तो बेटा आरंभ सीरीज जाओ, मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने सब कवर किया है, वहां थ्योरी भी है, वहां ये भी है, कोई टेंशन नहीं। बट अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं तो हमें कोई बनाना नहीं है, हमें दिया होगा। हमें रूल होता है कि हम जितने भी लेजर बनाते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, उनको 5 चीजों में समराइज करते हैं बाबू। कितनी चीजों में? 5। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, 5 चीजों में समराइज करते हैं अकाउंट्स की 5 बातें, और ये 5 चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में अलग से शो करनी होती है। और इनका रूल सिंपल है बाबू, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और अक्षय कुमार स्टाइल में बोलो ए, क्या? ए, दैट इज एसेट और एक्सपेंस। ए, एसेट और एक्सपेंस आएंगी तो डेबिट, LIC, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आएंगी तो क्रेडिट। ये मैंने बचपन से रूल बनाया हुआ है। अब बाबू इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी एसेट अकाउंट की बात करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, व्हाटएवर, तो उन सबके डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में आएंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज आएंगी बेटा, क्रेडिटर्स, बैंक लोन वगैरह वगैरह, वो सब आपके क्रेडिट में आएंगे। मालिक का पैसा जो होगा कैपिटल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस में ऑफकोर्स LIC क्रेडिट में आएगा। जितनी भी इनकम्स होंगी बेटा, जो भी प्रॉफिट लॉस इनकम वगैरह होंगी, वो सब क्रेडिट में आएंगे। और जितने भी खर्चे होंगे, परचेज वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, बेड डेट, वेजेस, सैलरी, वो सब डेबिट में आएंगे। और बेटा खत्म, आप इनका टोटल लगाओगे, अगर सब कुछ सही किया होगा तो ये टोटल मैच करेगा। ऑफकोर्स मेरे क्वेश्चन में ये मैच करेगा। अब मुझे इनकी मदद से फाइनल अकाउंट कैसे बनाने हैं सर? कॉन्सेप्ट रिवाइज कराओ, लॉजिक समझाओ, बिना लॉजिक के मजा नहीं आता। लॉजिक ये है कि बाबू आपको जितने भी ट्रायल बैलेंस में चीजें, इनका एक ट्रीटमेंट हो चुका है, मतलब इनकी लेजर वगैरह बन चुके हैं, इनकी एंट्री वेंट्री हो चुकी है, बस इन्हें फाइनल अकाउंट में पोस्ट करना है, ट्रांसफर करना है। तो सिर्फ एक ट्रीटमेंट घुमाना है आपको, एक ट्रीटमेंट, एक सिंगल ट्रीटमेंट, सिंगल ट्रीटमेंट घुमाना है। क्या सिंगल ट्रीटमेंट करना है बेटा? जो भी एसेट लाइबिलिटी कैपिटल है बाबू, जितनी भी एसेट लाइबिलिटी कैपिटल है, इन्हें उठाओ और बेटा कहां शो कर दो? बैलेंस शीट। कहां शो कर दो? बैलेंस शीट। काम खत्म। और बाबू ये मैं नहीं सिखाने वाला। अगर आप मुझसे यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर बैलेंस शीट कैसे बनती है बताओ, तो बाबू हाथ जोड़ के राम राम, सीधी सी बात। आखिरी सांसें चल रही हैं हमारी जीएनजी की, आखिरी सांसें चल रही हैं हमारे अगस्त की, और बेटा तू कह रहा है बैलेंस शीट बनाना सिखा दूं मैं? बाबू ये हमने क्या करा था पहले चैप्टर्स में, हैं? नहीं नहीं सर बैलेंस शीट आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एसेट्स पहचान लेंगे, लाइबिलिटी पहचान लेंगे, कैपिटल देख के हो जाएगी, क्वेश्चन करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो मेन लफड़ा मैं समझाने वाला हूं वो है हमारी इनकम और एक्सपेंस का। कहता है सारी इनकम एक्सपेंस में से 2 पार्ट कर दो, कुछ होती है डायरेक्ट, कुछ होंगे डायरेक्ट नेचर की। डायरेक्ट नेचर की क्या होता है अभी बात करेंगे, और कुछ आएंगे बेटा इनडायरेक्ट नेचर की, जो हमारे डायरेक्ट नहीं है वो हमारे इनडायरेक्ट है। क्या फर्क पड़ जाएगा सर? जो डायरेक्ट नेचर की वो जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, वो ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम एक्सपेंस में जाएंगे, डेबिट क्रेडिट।
और जो इनडायरेक्ट हैं वो जाएंगे आपके पीएनएल अकाउंट में, और इस तरीके से तीनों चीजें रेडी। ओ, तो अब समझ आया लॉजिक कि सर जी ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। सारी एसेट लायबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट में इनकम एक्सपेंस के दो पार्ट बेटा, इनकम एक्सपेंस में से जो डायरेक्ट नेचर की इनकम है वो आपकी डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं वो आपके ट्रेडिंग में है, और जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं वो ठीक है, ठीक है सर इतना ही होता है, बस यही चैप्टर है बाबू, है तो यही, पर नीचे कभी कभार क्वेश्चन कुछ एडजस्टमेंट दे देता है, कुछ एडजस्टमेंट दे देता है ट्रायल बैलेंस के नीचे। एडजस्टमेंट का मतलब है बेटा कुछ चीजें हमें ईयर एंड पे ही पता चली, जैसे कि हमने उनकी अकाउंटिंग नहीं करी, लास्ट में ही पता चला कि अरे हमारे पास इतना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, अरे हमें डेप्रीशिएशन लगाना है, अरे हमारा कुछ पैसा डूब गया बेड डेप्ट, अरे कुछ प्रोविजन बनाना है, एट्स एक्स्ट्रा बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें। ये सारे पॉइंट आएंगे जो क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में ना देके ट्रायल बैलेंस के नीचे एज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन में देगा। इसका मतलब है कि इनका अभी कुछ भी नहीं हुआ है, इनको हमें फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करना है, और बेटा हमारी अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करती है, मतलब इन सब के बाबू कसम खा लो इन सब के होंगे दो ट्रीटमेंट, बोले तो डबल ट्रीटमेंट। ओ सर जो ट्रायल बैलेंस में उनका क्या होगा, सिंगल ट्रीटमेंट, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी एंट्री वेंट्री पोस्ट हो चुकी है, सिर्फ लेजर सिर्फ बैलेंस शीट पीएनएल में पोस्ट करना है, ठीक है। लेकिन इनका एडजस्टमेंट भी होगी, प्लस माइनस भी होगा, और पोस्टिंग भी होगी, दोनों काम होंगे। पहले हम इनके बारे में सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, फिर मैं सारी एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, और बेटा आज की क्लास यहीं ओवर कर दूंगा एडजस्टमेंट सिखा के। फिर अगली क्लास में हम बाबू क्या करेंगे, अगली क्लास में मेरे बच्चे मेरी जान क्वेश्चन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चल आ जाओ, बढ़िया, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है बेटा। एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट बताओ, और बताओ जल्दी से क्या कैसे सब कुछ हो गया है क्लियर। भाई ये लास्ट मोमेंट है, और मैं चाहता हूं आप लोग इस मोमेंट को एंजॉय करो, डरो मत, सहमो मत, बस पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो, ठीक है। और आई विश कि आपके सबके अटेम्प्ट्स, ठीक है, सितंबर जो जो दे रहा है बाबू क्लियर हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो, हमें बहुत अच्छा टाइम मिलेगा और हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी भी 15 दिन है आपके पास ऑलमोस्ट, अगर मैं देखा जाए काउंटिंग करूं, और 15 दिन में तो बाबू तू क्या नहीं कर सकता है मेरे बच्चे, 15 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। बस एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन की तरीके से काम करते जा, जो चैप्टर हो गए उनका सारे क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर ले, जो चल रहे हैं उनके जल्दी जल्दी क्विकली डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर ले आराम से। अकाउंट्स की तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और मैं तेरे को पक्का बोल रहा हूं बेटा 90 प्लस लेके दिला दूंगा तेरे को, अगर तुम मेरी तरीके से पढ़ता रहेगा, ठीक है। बस दिल थाम जा, चल आगे आ लो। अब क्या है बेटा, अब सर हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। बाबू देखो सिंपल सी बात है, हम कहते हैं कि हम मान लो अगर अपना सामान जो है वो रेडी कर रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है, हम खरीद रहे हैं, उसमें अपना ब्रांड व्रांड लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ब्रांड व्रांड बना के ला रहे हैं, तो सर टिल द गुड्स रेडी, टिल द प्रोडक्शन या टिल द गुड्स रेडी, मतलब सिंपल बोलूं कि सर जी फैक्ट्री के गेट तक के खर्चे, लाने के खर्चे, चाहे वो सामान को खरीदने का खर्चा है, चाहे सामान को मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कराने का, कोई ब्रांड ब्रांड कोई मॉडिफिकेशन कराने का खर्चा है, कोई भी खर्चा है, टिल फैक्ट्री गेट तक जो भी खर्चा हो रहा है वो डायरेक्ट है। देखो इनकम में ज्यादा लफड़ा नहीं है, इनकम में सेल हमारी डायरेक्ट है, इसके अलावा सारी इनडायरेक्ट है, तो इनकम सिंपल है, सेल हमारी इनकम है, इसके अलावा सारी हमारी क्या है, इनडायरेक्ट है। लेकिन खर्चों में कुछ खर्चे हैं जो डायरेक्ट हैं, बाकी इनडायरेक्ट है। हम याद कैसे रखते हैं, फैक्ट्री के गेट तक जो भी खर्चा हो रहा है वो डायरेक्ट है। अब बाबू एक सिंपल लिस्ट है डायरेक्ट खर्चों की, मैं ज्यादा अब डिटेल क्लास में तो नहीं डिस्कस करूंगा, जीएनजी चल रहा है, ऑलमोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड है, तो हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उसमें एक लिस्ट है जो आपको याद रखनी है। एक बार डायरेक्ट याद हो गए ना, तो उनके अलावा सारे इनडायरेक्ट, उसके अलावा जो बचे वो सब इनडायरेक्ट। जैसे कि अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, तो आप सबसे पहले बनाते हो ट्रेडिंग। सर क्या हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अलग अलग बनाते हैं? नहीं सर, हम कहते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और साथ में बनाएंगे एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो भी आपका ईयर है, मान लो मैं 27 में बना रहा हूं, ठीक है। फॉर्मेट है पापा फॉर्मेट, पापा बोले तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल फॉर्मेट, कोई लफड़ा, कोई दिक्कत, कोई जिंदगी में कोई दुख दर्द नहीं है सर, सिंपल पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इजी पीजी, ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ कसम खा लो, सर अकाउंट्स का रूल है, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो डेबिट साइड में आएंगे,
और ऑल इनकम्स बेटा सारी इनकम कहां पे आएंगी, क्रेडिट साइड पे। बहुत बढ़िया, ये आपका एक बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है कि सारे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट खर्चे हैं तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। ठीक है, अब बाबू हम करते हैं इतने में बना लेते हैं मान लो अपना ट्रेडिंग, और इसके बाद बनाएंगे पीएनएल। ठीक है, पहले ट्रेडिंग सीखते हैं। क्या सिखा रहा हूं मैं, बेसिक चीजें पर रिवाइज करा रहा हूं। आओ, सबसे पहले शुरुआत होती है हमेशा बेटा, सबसे पहला खर्चा आता है ओपनिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि जो पिछले साल का सामान बचा हुआ है मैं उसे सबसे पहले यूज करूंगा बेचने के लिए। भाई मैं अगर मेरे पास 10,000 सामान, मैंने 10,000 पेन बनाए थे, 8,000 बिक गए, 2,000 पड़े थे साल के एंड में पिछले, तो क्या मैं इस साल नए पेन तुरंत खरीदना शुरू करूंगा या पहले ओपनिंग यूज करूंगा? ऑफ कोर्स ओपनिंग। तो सबसे पहला खर्चा आएगा ओपनिंग स्टॉक। पर क्या उन्हीं 2,000 से साल कट जाएगा, जिंदगी कट जाएगी क्या? नहीं, तो और खरीदूंगा। यहां आएंगे टू परचेसेस। सर परचेसेस में कौन से परचेसेस? कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, कौन सी? सर दोनों। पैसा आज दिया हो या पैसा बाद में दूंगा, भाई खरीदा है ना सामान, बात खत्म। तो बेटा चाहे मैं कैश लिखूं चाहे मैं क्रेडिट लिखूं, और ऑफकोर्स अगर कोई रिटर्न है तो उसे माइनस कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है बेटा ये नेट परचेज आएगी। ओके, तो पहले दो खर्चे क्लियर है बाबू, सिंपल सुधीर भाई, ओपनिंग स्टॉक और परचेज। और अगर बेटा ये सामान बिक रहा है तो वो खर्चा नहीं है, इनकम है, तो इनकम कहां आएगी? इधर आएगी। क्या सिखाऊं मैं तुम्हें? बाय सेल। कौन सी सेल? सर कैश, क्रेडिट या दोनों? दोनों। और उसमें से सेल रिटर्न है तो माइनस कर दो, इसका मतलब सेल भी नेट आएगी। बहुत बढ़िया। और बेटा जो सामान बच गया वो अगले साल यूज करेंगे, तो अभी हटाओ, अभी इसे एडजस्ट करो, हटा दो, बात खत्म। ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, बच गया एक तरह का फायदा। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? ये चार चीजें तो हमारे इस चैप्टर की आन बान और शान है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ओपनिंग स्टॉक और परचेज वगैरह ना लिखो। एक पॉइंट है मेरा याद रखना, अगर कभी एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ है, अगर कभी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज लिखा है, या आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि अगर आपको कल को नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होगा और क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एज एडजस्टमेंट दिया होगा, पर अगर कभी कल को क्लोजिंग स्टॉक अंदर दे दे तो याद रखना ये एडजस्टेड परचेज होगा। इसका मतलब है परचेज में ऑलरेडी ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस हो चुका है, तो फिर ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। अभी जब एडजस्टमेंट समझाऊंगा तो अच्छे समझा दूंगा। बस याद रखना कि अगर एडजस्टेड परचेज है तो ओपनिंग और क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में प्लस माइनस हो गया। ओ ये बात है, हाँ, वरना हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग आएगा, परचेज सेल आई जाएगी। अब आते हैं बेटा इसके अलावा कोई इनकम नहीं, इनकम तो यही है, पर खर्चे, हाँ खर्चे हैं जिन्हें हम बोलेंगे डायरेक्ट खर्चे। अब खर्चे क्या क्या है बेटा, लिस्ट बताओ। सबसे पहले इनको बनाने का खर्चा वेजेस। क्वेश्चन वेजेस बोले या वेजेस एंड सैलरी बोले, बात सेम है, मैंने लॉजिक क्लास में दिया था। अच्छा सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो नहीं आएगा, क्योंकि सैलरी ऑफिस वालों को दी जाती है। पहले अगर सैलरी दी है इसका मतलब मेजर खर्चा ऑफिस का है, तो ऑफिस का खर्चा इग्नोर मारो। अगर पहले वेजेस है तो मेजर खर्चा फैक्ट्री का, क्योंकि फैक्ट्री में भी तो कुछ तो इंप्लॉय होंगे जिनको सैलरी भी जाती होगी, तो इसलिए खर्चा फैक्ट्री का है, फैक्ट्री में आएगा। ठीक है, फिर लाने का खर्चा बेटा, लाने के लिए क्या होता है? फ्रेट, कैरिज या कार्टेज, तीनों ही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, बस कहीं ना कहीं गाड़ियों का डिफरेंस है। अब लाने का खर्चा अगर इनवर्ड है तो आएगा बेटा, अगर आउटवर्ड है लाने का खर्चा आएगा, लेकिन एक बार बन गया उसके बाद भेजने का ले आउटवर्ड, वो इनडायरेक्ट खर्चा है बेटा, फैक्ट्री के बाहर का खर्चा है, इनडायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है भाई साहब, लाने में अगर आपने कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, 7 समंदर पार से सामान आया है, डॉक चार्जेस बेटा बंदरगाह के चार्जेस दिए हैं, डॉक चार्जेस बंदरगाह के चार्जेस दिए हैं। जैसे शिपमेंट जल्दी आ गया तो आपने बोला भैया कस्टम डिपार्टमेंट से कि वहीं रख लो, हम 2 दिन बाद अपना सामान छुड़ाने आएंगे, तो वो बंदरगाह डॉक के चार्जेस लेंगे, वो भी हमारे लाने का खर्चा है। कई बार आपके पुराने टाइम में ऑक्ट्रोई वर्ड यूज होता कि भैया ऑक्ट्रोई पे कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट टैक्स लगता था, ये भी आएगा बेटा, डायरेक्ट खर्चा। ये लाने के खर्चे, लाने के टैक्स से बात करता। कल को कोई भी आपका अगर दिया है कोई भी कमीशन, कोई भी कमीशन या रॉयल्टी, कोई भी कमीशन या रॉयल्टी ऑन परचेज बेटा, ऑन परचेज खरीदने पर कमीशन दे रहे हो आप तो बेटा डायरेक्ट है, और अगर बेचने का कमीशन दे रहे हो तो इनडायरेक्ट है। भाई लाने के लिए डायरेक्ट है, बेचने के लिए बाबू इनडायरेक्ट खर्चा, बात खत्म। उसके बाद बाबू अगर कोई फैक्ट्री का खर्चा है, एनी फैक्ट्री एक्सपेंसेस लाइक फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के मैनेजर सैलरी, पावर, फ्यूल, गैस, वाटर,
ये सब हमारे कौन से हो जाएंगे, डायरेक्ट खर्चे। बस काफी है, इतनी लिस्ट काफी है मेरे बच्चे। तो ये कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनके अलावा अगर आपको कोई खर्चा मिलता है तो वो इनडायरेक्ट खर्चा है। एक खर्चा, सावधान रहना, ट्रेड एक्सपेंस अगर आपको कभी मिलता है तो वो डायरेक्ट नहीं है। ट्रेड का ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, व्यापार का मिसलेनियस खर्चा बेटा पीएनएल में जाएगा। मैंने ये लिस्ट लिखवाई है। इस लिस्ट के अलावा अगर आपको कोई भी खर्चा मिलता है बाबू, वो सारे के सारे खर्चे कौन से होते हैं, डायरेक्ट। मतलब इन खर्चों के अलावा जो भी मिलता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट। बस खत्म। इनके अलावा आप क्या करोगे बेटा, इनका टोटल लगाओगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है बाबू, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप बोलोगे बेटा अपने पास आएगा टू क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ओहो हो बैलेंसिंग फिगर, मजेदार। अगर आपने बोला ना 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 सर डेबिट खर्चे ज्यादा हैं, तो बेटा इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर। दोनों पे मैंने एक स्टार लगाना है, बताओ क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद इसी को छोटा करोगे आप और इसी के आगे बना दोगे पीएनएल अकाउंट, खत्म। ये प्रॉफिट इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्रॉस ट्रांसफर, पीएनएल की शुरुआत इनकम है तो क्रेडिट से होगी, पीएनएल में नुकसान है तो इधर से आएगा टू ग्रॉस लॉस। ऑफ कोर्स एक स्टार लगाऊंगा मैं। इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं बेटा, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि क्वेश्चन भर देगा बाबू, ये तो भर देगा। कल को सैलरी लिखी है बेटा यहीं आएगी, कल को फ्रेट है, कैरेज है, कार्टेज है, फ्रेट है, कैरेज है, कार्टेज है, कार्टेज है। अगर वो आउटवर्ड है तो भी यहीं आएगा। सर अगर कुछ ना लिखा हो, सिर्फ फ्रेट लिखा हो, ना इनवर्ड ना आउटवर्ड, तो क्या मानेंगे, इनवर्ड मानेंगे और डायरेक्ट मानेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई ऑफिस का रेंट है, डेप्रीशिएशन है, एडवर्टाइजमेंट है, एनी खर्चा एट्स एक्स्ट्रा, सब इधर आएगा। कोई इनकम है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, बेड डेप्ट रिकवर्ड हो रहा है, वट एवर कोई भी इनकम है बेटा, कोई भी इनकम है अदर देन सेल एटसेट्रा, वो सब यहां आएगी बेटा। इनकम का फिर टोटल लगाओगे, अगर इनकम साइड ज्यादा है तो लास्टली बचेगा टू नेट प्रॉफिट। ओ टू नेट प्रॉफिट ऑफ कोर्स। और अगर आपने बोला नहीं 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 डेबिट साइड ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है हमारे, तो बेटा इधर आ जाएगा नेट लॉस, ऑफ कोर्स नेट लॉस। एक स्टार यहां पर, एक स्टार यहां पे, क्योंकि इनमें से भी कोई दोनों में से एक चीज होगी। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग एंड पीएनएल। बैलेंस शीट की मैं बात नहीं करने वाला, दिस इज ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। होप सो आपको एक बढ़िया से ट्रेडिंग पीएनएल रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट डालो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी डालो, जो भी कैपिटल दिया वो ओपनिंग कैपिटल होगी। ओपनिंग कैपिटल में अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल लगाइए ऐड कर दो, ड्रॉइंग है तो माइनस कर दो। वही सिंगल एंट्री वाला काम बेटा, अपने आप क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। खत्म खत्म। इसका मतलब है मैंने आपके साथ ये वाला पार्ट डिस्कस कर दिया, मैंने आपके साथ ये वाला पार्ट खत्म कर दिया कि बेटा कौन सी चीज कहां जाने वाली है। ट्रायल बैलेंस खत्म। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट। बस इसको और डिस्कस करूंगा मैं एक बार में। खूब सारी एडजस्टमेंट हैं, क्या क्या हो सकती हैं उनके एक बार में चार्ट के थ्रू में सारी चीजें समझा दूंगा, खत्म हो जाएगा। आओ मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ। वैसे मैं आपको ये शीट दूंगा, इसमें मैंने ऑलरेडी सारी एडजस्टमेंट के डबल ट्रीटमेंट लिख रखे हैं कि अगर वो उनकी एंट्री क्या होती है नॉर्मली, कि उनका ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में क्या होता है, दो दो ट्रीटमेंट, ठीक है। बट ये मैं शीट आपको डाल दूंगा, डलवा दूंगा, ये आपको रिवाइज करने के काम आएगी। बट मैं तो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा बाबू, मुझे ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता है बेटा। आओ मैं कैसे पढ़ाएंगे, अनुज सर कैसे पढ़ाते हैं, अनुज सर पढ़ाते हैं अलग तरीके से। एडजस्टमेंट, आओ एडजस्टमेंट में जो आपको सबसे पहली एडजस्टमेंट आएगी वो आएगी क्लोजिंग स्टॉक। स्पीड से करेंगे बेटा। ऑफ कोर्स एक चीज मैं बता दूं, यहां पे थोड़ी चीजें आपको याद रखने वाली हैं, थोड़ा याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये डबल ट्रीटमेंट आपको हमेशा याद रहने चाहिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, सर वो सामान जो फैक्ट्री में बच गया है, जो हमारा बिका नहीं, हमने 10,000 यूनिट बनाए थे या खरीदे थे, जिसमें से 8,000 बिक गए हैं, 2,000 पड़े हैं एट द एंड ऑफ द फैक्ट्री। आप इनकी वैल्यू करते हो, सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालते हो, सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। और जब आप इन्हें वैल्यू करते हो तो ये वैल्यू होता है एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट,
एज पर प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब सर AS2 कहता है कि बेटा जब भी इन्हें वैल्यू करोगे, सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालोगे, फिर ट्रीटमेंट सोचोगे। वैल्यू करेंगे तो हम सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट, कि भाई इन सामान की लागत कितनी है। 2000 यूनिट है, एक एक पेन मैंने 100 रुपए में खरीदा था या बनाया था, तो 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपए के सामान मेरी कॉस्ट का पड़ा हुआ है। फिर इनकी चेक करोगे बेटा NRV, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, कि अगर फ्यूचर में जब हम इन्हें बेचेंगे, ऑफ कोर्स रखे तो नहीं बैठेंगे ना, फ्यूचर में जब हम बेचेंगे तो इनकी मार्केट से क्या वैल्यू रिलाइज होगी। मैं इनको मार्केट में 120 रुपए का बेचूंगा, लेकिन 10% मुझे कमीशन देना पड़ेगा, तो जेब में आएगा 120 माइनस 10%, बोले तो 12 रुपए माइनस करो, 108 रुपए। दिस इज माई नेट रिलाइजेबल वैल्यू। और जो भी होगी उन दोनों में से आप वैल्यू उठाओगे लोअर। अगर आपकी वैल्यू कॉस्ट है, मतलब फ्यूचर में NRV ज्यादा मिलने वाली है, प्रॉफिट होने वाला है, इग्नोर कर दो, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कभी मार्केट में वैल्यू कम हो गई कि भैया फ्यूचर में तो 90 रुपए मिलेंगे इसको बेचकर, तो बाबू फिर आपको इसे 90 में लॉस होने वाला है, इसका मतलब लॉस को आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा 90। सिंपल। तो अगर कल को क्वेश्चन में दो वैल्यू देता है, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू बोले या NRV, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट या NRV, तो आप उसे उठाओगे विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब लोअर तो वैल्यू सिलेक्ट कर लिए, अब ये लोअर शो कहां होगा, तो बेटा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आराम से देखना। ट्रीटमेंट होगा, अगर दो जगह ध्यान रखना, अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, पहले मैं से लिखता हूं, अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है, तो आप जानते हो हर एडजस्टमेंट में दी हुई चीजों के दो ट्रीटमेंट होंगे। क्या क्या दो ट्रीटमेंट होंगे बेटा, बहुत आराम से। क्लोजिंग स्टॉक है, बचा हुआ सामान है, मेरे लिए एक तरह का फायदा है, मैं इसे ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में डालूंगा। बेटा याद करना पड़ेगा, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में भाई कौन सी वैल्यू आएगी, लोअर। और दूसरा मेरा ही सामान है बेटा, मेरी बैलेंस शीट में एसेट बनेगा, जिसे मैं आगे अगले साल में यूज करूंगा। तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। लेकिन अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है बेटा, ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है ट्रेडिंग में, परचेज के साथ प्लस माइनस हो चुका है, मैंने बता दिया। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएंगे। देन फिर ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा, क्या, बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, दैट्स इट, खत्म खत्म। दिस इज ऑल अबाउट क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट। याद रहेगा बाबू, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी तरीके से आपकी सारी एडजस्टमेंट 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो सामान जो बच गया है, इसकी सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालते टाइम दो बातें याद रखेंगे, प्रूडेंस के हिसाब से कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, हायर नहीं लोअर। हम लॉस की तरफ हमेशा देखेंगे, लोअर वैल्यू उठाएंगे। और लोअर को कहां शो करेंगे, अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक जगह बैलेंस शीट में, अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो दो, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बढ़िया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेटा डेप्रीशिएशन। ऑफ कोर्स इस पे मैं 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाने वाला। डेप्रीशिएशन, सर डेप्रीशिएशन की बात करें तो एसेट को आपको डेप्रीशिएट करना होता है। ऑफ कोर्स आप डेप्रीशिएशन चैप्टर पढ़ के आए हो, तो मुझे इस पे ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं करना है। सिंपल सी बात है, अगर आपने डेप्रीशिएशन लगाना है तो आप जिस पे भी लगाने वाले हो, इसका ट्रीटमेंट आप कहोगे कि अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है बाबू, किस में दिया है, एडजस्टमेंट, तो बेटा आपको सबसे पहले इसे अपनी जिस भी फिक्स एसेट पे लगाना है, मशीन पे लगाना है, बिल्डिंग पे लगाना है, फर्नीचर पे लगाना है, उस पे उठाओ और माइनस कर दो, क्योंकि उतनी वैल्यू 10%, 1 लाख की मशीन है, 10% डेप्रिशिएट होने वाली है, मतलब 10,000 से कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और दूसरा ट्रीटमेंट बेटा, ऑफ कोर्स बेटा ये हमारे लिए एसेट कम कर रहा है, फायदा है नुकसान है, नुकसान लॉजिक के साथ करो और थोड़ा दिमाग में याद रखो बेटा, हमारी एसेट कम हो जाएगी और एसेट कम होना हमारे लिए फायदे वाली बात नहीं है, तो पीएनएल में डेबिट होगा एज अ नुकसान। ठीक है, लेकिन सर व्हाट अबाउट अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, बेटा हमेशा पता है कैसे याद रखोगे कि दो ट्रीटमेंट में से एक कौन सा नहीं होगा। इसका शॉर्टकट बताऊं, आप हमेशा समझो अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में दी है, बेटा इस बात को ध्यान रखना, मेरे इस वर्ड को एकदम दिमाग में बिठा लेना, अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में नहीं दी है, ट्रायल बैलेंस में दी है, इसका मतलब है प्लस माइनस हो चुका है, वो नहीं करना है, एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो बेटा इसका मतलब है फिक्स एसेट में माइनस हो चुका होगा, अपने को सिर्फ और सिर्फ पीएनएल में डेबिट करना है। ओ ये बात है, हाँ जी ये बात है, बात समझ आ रही है, ये बात है, खत्म। दिस इज अबाउट डेप्रीशिएशन। दो खत्म हो चुके हैं अब तक, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीशिएशन, इजी पीजी। अब आते हैं बाबू चैप्टर की आन बान और शान पे। आ जाओ भाई, क्या सर जी, आउटस्टैंडिंग तीसरे नंबर पे आ रही है। अब मैं
देखो नंबर नंबर पे मत जाना, मैं क्युमुलेट करके लिखूंगा, मतलब मैं कई सारे पॉइंट्स को एक साथ मिक्स करके समझाऊंगा, ठीक है। तो भले ही मैं 6-7 पॉइंट में खत्म कर दूं, पर बेटा मैं करूंगा कम से कम 15-20 पॉइंट। ध्यान से देखो, जैसे आउटस्टैंडिंग में मैं 2 पॉइंट कवर कर दूंगा। कभी वर्ड लिखे आउटस्टैंडिंग, कभी लिखे बेटा एक्रूड, या कभी लिखे ड्यू, तीनों का मतलब सेम होता है कि चीज पेंडिंग है, अभी देना है लेना है, बात खत्म। जनरली आउटस्टैंडिंग वर्ड जो होता है वो खर्चों के लिए यूज होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की सैलरी देनी है, रेंट देना है, आउटस्टैंडिंग खर्चा है। और इनकम के लिए वर्ड यूज होता है एक्रूड, एक्रूड इनकम, कि इंटरेस्ट एक्रूड है, कमीशन एक्रूड है, मतलब इनकम लेना है। मतलब यहां पे हम शॉर्ट में लिखते हैं कि खर्चा ड्यू हो चुका है, हमने काम करवा लिया है, सैलरी एम्प्लॉय से काम करा लिया है, बट नॉट पेड, पर हमने अभी तक उसे पे नहीं किया है। यहां पे हम लिखते हैं इनकम एक्रू हो चुकी है, इनकम कमा चुके हैं, मतलब टाइम बीत चुका है, बट इनकम एक्रू हो चुकी है, बट नॉट रिसीव, हमने अभी तक रिसीव नहीं करी है। अब बाबू जल्दी बताओ, अपन ऑलरेडी एक्रुअल कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हैं, मुझे नहीं लगता मैं इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करूंगा। बड़े बच्चे हो चुके हो, आप बचपन में फंसते थे क्योंकि तब आप रट्टा लगाते थे, अब मैं लॉजिक से पढ़ाता हूं। एक्रुअल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लो। एक सिंपल कहानी है, इस साल का छोड़ेंगे नहीं, करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, और जो करंट ईयर का है नहीं उसे रखेंगे नहीं। बस ये 2 बातें अपने दिमाग में फिट कर लो। करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, और जो करंट ईयर का नहीं है उसे रखेंगे नहीं। तो क्या मैंने एम्प्लॉय से काम कराया फरवरी मार्च में, पर मैंने कहा बाबू सैलरी दूंगा तुझे अप्रैल में अगले साल, तो 31 मार्च को सैलरी आउटस्टैंडिंग है, खर्चा हो तो गया है, हमने काम तो करा लिया, पर हमने अभी दिया नहीं है। तो क्या हुआ, क्या वो खर्चा अगले साल का है? नहीं। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया है बाबू? अगर आपने पे नहीं किया है, अगर आपने पे नहीं किया है तो क्या हुआ, पर खर्चा तो इसी साल का है ना। तो आप क्या करते हो ट्रीटमेंट, आप सिंपल बोलते हो कि सर जी अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो आप कहोगे कि अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है, अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है तो सबसे पहले खर्चा इस साल का है, भले ही हमने पेंडिंग है दे देंगे, पर है तो इसी साल का। तो बेटा आप ये मान के चलो जो आपने पे किया होगा उसकी एंट्री मारी होगी, जो अभी पेंडिंग होगा उसकी एंट्री नहीं मारी होगी। पर क्या ये पेंडिंग अगले साल का है? नहीं, पेमेंट करनी है, पर खर्चा तो इसी साल का है ना। तो बेटा इस साल के एक्सपेंस में जो भी एक्सपेंस है, चाहे सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, जो भी खर्चा है उस खर्चे में ऐड कर दो, ठीक है। और दूसरा बेटा खर्चा देना है, ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही इधर अगर ट्रीटमेंट पूछूं तो बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम, भले ही इनकम मिली नहीं, पर क्या इनकम अगले साल की? नहीं, तो इनकम में ऐड कर दो। इंटरेस्ट है इस साल ऐड कर दो, कमीशन है इस साल, पेंडिंग है बाबू, पेंडिंग है, रिकॉर्ड करो, अभी रिकॉर्ड करो, बात खत्म। और बेटा इनकम मिलनी है तो बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। बहुत जल्दी बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, अब तुम बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मेरी जान, एडजस्टमेंट में नहीं ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो बताओ क्या करोगे? मैं सिखा चुका हूं बाबू, रट्टा लगाना मना है अनुस्वर के साथ में। कौन सा एक ट्रीटमेंट नहीं होगा? सर अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया है इसका मतलब प्लस माइनस हो चुका है, तो खर्चा ऐड करना था, इनकम ऐड करना था, कर चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में बेटा देना है लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लेना है एसेट। खत्म खत्म खत्म। दिस इज आउटस्टैंडिंग और एक्रूड। एक साथ कवर किया, 2 एडजस्टमेंट एक साथ। इसी का भाई है बाबू, इसी का भाई है, इसी का भाई होता है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, इसी का भाई होता है बेटा प्रीपेड। बाबू इसी के भाई होते हैं प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, अनअर्न्ड। तीनों में से कोई भी नाम बोले बेटा इसका मतलब है एडवांस। ओ, कि आपने खर्चा या इनकम एडवांस में देके या लेके बैठे हो। वाह, यहां भी 2 एडजस्टमेंट है। प्रीपेड एक्सपेंस, जिसे हम लोग कई बार अनएक्सपायर्ड भी बोल देते हैं, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड रेंट, दैट इज अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, कि जो चीज अभी एक्सपायर भी नहीं है और आपने दे दी है। या फिर हम बोलते हैं प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम को कुछ लोग अनअर्न्ड इनकम भी बोल देते हैं। अनअर्न्ड इनकम का मतलब है जो इनकम आपने अभी तक कमाई नहीं है, आपको मिल गई एडवांस। अब जल्दी बताओ एडवांस का फंडा क्या होता है?
बाबू क्या एडवांस का मतलब ये है कि वो इस साल का है? नहीं, एडवांस तो कॉमन सी बात है। एडवांस अगर आपने दिया है तो क्या वो इस साल के लिए दिया होगा या अगले साल के लिए? बाबू रेंट एडवांस में देके बैठा हूं तो इस साल के लिए या अगले साल के लिए? अगले साल, क्योंकि अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, तो एडवांस का ऑलवेज मतलब है नेक्स्ट ईयर। तो बाबू क्या करेंगे ट्रीटमेंट? बाबू नेक्स्ट ईयर सुनते ही इस साल का रखेंगे नहीं और अगले इस साल का छोड़ेंगे नहीं, और जो इस साल का नहीं है उसे रखेंगे नहीं। भले ही हमने पे कर दिया हो, लेकिन बेटा क्या वो इस साल का है? नहीं, हटा दो, हटा दो खर्चे में से। इस बार प्लस नहीं माइनस। अगर इनकम है तो बेटा ट्रीटमेंट वही है कि इस बार इनकम एडजस्टमेंट में अगर दी है तो दो ट्रीटमेंट। क्या? पहला, इनकम इस साल की है क्या? नहीं, एक्स्ट्रा रखी है, हटाओ, हटाओ। और दूसरा, ऑफ कोर्स अगर खर्चा एडवांस में देके बैठा हूं, भले ही खर्चा इस साल का नहीं है पर मेरी तो एसेट है बाबू, अधिकार बनता है अगले साल यूज करूंगा। बोलो हाँ है ना? यहां सर मैं इनकम इस साल की नहीं, हटाओ, और अपने सर पे लाइबिलिटी लेके बैठा हूं कि काम करना पड़ेगा, एडवांस इनकम लेके बैठा हूं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। ओ, खत्म। बेटा अगर आप इसको ट्रायल बैलेंस में बात करते हो तो आप जानते हो, बताओ इनमें से कौन सा एक ट्रीटमेंट नहीं होगा? ऑफ कोर्स प्लस माइनस नहीं होगा। आप कहोगे बेटा खर्चा एडवांस में देके बैठे हैं, एसेट में शो करेंगे, और अगर आप इनकम एडवांस में लेके बैठे हो तो आप कहोगे सर जी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो अपने लिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। अब मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, टोटल हम 6 एडजस्टमेंट कर चुके हैं बेटा। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, दो जगह शो होगा, ट्रेडिंग की और बैलेंस शीट की एसेट साइड। अगर आपकी एडजस्टमेंट में नहीं ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ट्रेडिंग में हो चुका है एडजस्ट, सिर्फ बैलेंस शीट में डालो। डेप्रिसिएशन में लफड़ा नहीं है, एसेट में से माइनस करो, पीएनएल में डेबिट करो। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सीधा पीएनएल में डेबिट करो, बात खत्म। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, दो अच्छे से समझो इनको। आउटस्टैंडिंग मतलब है बकाया है तो रिकॉर्ड करो, प्रीपेड मतलब एडवांस है, एक्स्ट्रा है, हटा दो। तो पहला ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग में प्लस करना है, चाहे खर्चा हो चाहे इनकम हो, ऐड करो खर्चे में, इनकम में ऐड करो। प्रीपेड चाहे खर्चा हो या इनकम हो, हटाओ माइनस करो। दूसरा ट्रीटमेंट सोचो, अगर मैं खर्चा देना है तो लाइबिलिटी, लेना है तो एसेट, दे के बैठा हूं तो एसेट, लेके बैठा हूं तो लाइबिलिटी। खत्म, खत्म बाबू सोना, खत्म। चलो जी, खत्म है जी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगली एडजस्टमेंट पे। बेटा अगली एडजस्टमेंट क्या है बाबू? अगली एडजस्टमेंट है परचेज रिलेटेड एडजस्टमेंट। ओ, मेरी फेवरेट एडजस्टमेंट, एक साथ कवर करूंगा मैं। कई बार हम सामान खरीदते हैं बाबू, गुड्स परचेज करते हैं विद द इंटेंशन टू सेल, क्योंकि हम तो बेचेंगे। 10 रुपए का सामान खरीद के 12 में बेचेंगे, यही प्रॉफिट है। पर हम बेच नहीं पाते, कई बार हम बेच नहीं पाते। क्यों? क्यों सर क्यों? क्योंकि हमने उन सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओ बांट दिया है, एज सैंपल में, चैरिटी में, एडवर्टाइजमेंट में, एम्प्लॉय वेलफेयर में। दिवाली थी बाबू, बांट दी, बांट दिया, कुछ भी करा हो फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया। ओ हो, या फिर बांटा नहीं, मालिक कह रहा है क्या सामान है ये तो मैं यूज करूंगा अपने पर्सनल यूज में, मालिक ने उसे विड्रॉ कर लिया, ओहो हो, विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज। बाप रे बाप, पर्सनल यूज में विड्रॉ कर लिया एज ड्राइंग्स, एज ड्राइंग्स, बहुत बढ़िया। या फिर बाबू ना हमने बांटा ना मालिक ने निकाला, फैक्ट्री में रखा था पर फैक्ट्री में लग गई आग, फैक्ट्री में हो गई चोरी, फैक्ट्री में आ गया भूकंप, लॉस हो गया बाबू, लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय स्टोलन, लॉस बाय नेचुरल डिजास्टर। बेटा इसे हम लोग अब नॉर्मल लॉस भी बोलते हैं, अब नॉर्मल लॉस भी बोलते हैं। अब तीनों को सर एक साथ कवर कर रहा हूं, तीन एडजस्टमेंट को। क्यों? क्योंकि इन तीनों में एक चीज कॉमन है बाबू। सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होगा अगर ये एडजस्टमेंट में दिए हैं? सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? आपने सामान जब खरीदा होगा तो परचेज में डेबिट किया होगा, मतलब परचेज में ऐड किया होगा। आज जब सामान बेचा नहीं तो आप अपने ट्रेडिंग से हटाओगे, मतलब परचेज में से माइनस। चाहे भले ही आपने उसे बांटा हो, मालिक ले गया, लॉस हो गया, बेटा आपका पहला ट्रीटमेंट होगा परचेज में से माइनस कर दो, चाहे कुछ भी रीजन हो, सबसे पहले अपने परचेज में से हटाओ, क्योंकि ये बिजनेस में यूज नहीं हुआ, अपने मेन ट्रेडिंग अकाउंट से हटाओ। ओ, दूसरा ट्रीटमेंट, अब सोचो
क्या आपने जो ये सामान है इसके बदले पैसा आएगा? नहीं, फ्री में बांटा है। तो बेटा ये आपके लिए फायदा या नुकसान? नुकसान, पीएनएल में डेबिट मारो। क्या ये पैसा आएगा? नहीं। लेकिन क्या ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस है? नहीं, ये तो मालिक झेलेगा। तो मालिक की कैपिटल में बोले तो ड्राइंग की तरह ट्रीट करो, इसे मैं बोलूंगा कैपिटल में से डेबिट मारो। कैपिटल में से डेबिट मारो मतलब ड्राइंग की तरह ट्रीट करो, ड्राइंग की तरह ट्रीट करो। और ऑफ कोर्स ये भी बेटा लॉस है, तो ऑफ कोर्स पीएनएल में क्या करोगे? डेबिट। पीएनएल में क्या करोगे? डेबिट। बहुत बढ़िया, खत्म। अभी इंश्योरेंस क्लेम की भी बात कर लूंगा, इसी में एक और एडजस्टमेंट आ जाएगी। इसका मतलब है अगर कभी भी आपने सामान खरीदा, बेटा ये बेस्ट तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। आप ऐसे करके एक एक नंबर पढ़ते जाओ, 1 2 3 4 5, क्या लेना देना। जो सिमिलर चीजें उनको एक साथ पढ़ो, चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहेगा। मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट लो। परचेज रिलेटेड एडजस्टमेंट में आपने सामान खरीदा हो, बांटा हो, खरीद के बांटा हो, निकाला हो, लॉस हुआ हो, परचेज में से माइनस करो। अगर मालिक ले गया तो मालिक की कैपिटल में से डेबिट करो, बाकी पीएनएल में डेबिट, ठीक है। लेकिन कई बार हम कहते हैं हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देती है, पर कब देगी? जब हम फ्री में बांटेंगे, अपने हाथों से आग लगा देंगे? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना मिलता है। मालिक लेके जाएगा? नहीं, तब भी नहीं मिलेगा। हाँ, हमारी वजह से नहीं बेटा, लॉस हो गया, चोरी वोरी होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देगी। अब मान लो मेरा 50,000 का सामान गया, तो क्या वो सामान वापस कर देंगे? नहीं, तो परचेज में से पूरा 50,000 माइनस हो। अब मान लो इंश्योरेंस कंपनी कह रही 40% हम क्लेम दे देंगे, तो क्या पैसा सामान देंगे? नहीं, वो पैसा देंगे, तो 50,000 पूरा सामान जाएगा। लेकिन हम नुकसान में क्या रखेंगे? हम कहेंगे 40% इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। इसका मतलब वो बैलेंस शीट में एज एन एसेट में आ जाएगा जितना इंश्योरेंस क्लेम है, कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, मतलब 40% बोले तो 20,000। और जो नेट बचेगा, जो हमारा किसी से नहीं मिलेगा बाबू, वो हमारा नुकसान जाएगा, दैट इज 30,000 के इसमें। इसका मतलब पूरे गुड्स की वैल्यू बेटा परचेज में से माइनस, जितना इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा वो बैलेंस शीट में एज एन एसेट, और अगर मिल गया तो सीधा कैश में ऐड कर दो। और बेटा जो बचा, नहीं मिला, किसी से नहीं मिला, वो मेरा नुकसान है। डन। एक छोटी सी और बात है, अगर कभी ये एडजस्टमेंट दी और वो बोले कि आपके सामान की कॉस्ट प्राइस थी 10,000 रुपए, और आप अगर इसे बेचते, जो बेच नहीं पाए ऑफ कोर्स, तो आप बेच देते 12,000 में, तो आप यहां से इसकी वैल्यू जो एडजस्ट करोगे, ये माइनस माइनस करोगे, ये परचेज वर्चेज माइनस करोगे, कितने से करोगे? कॉस्ट प्राइस से या सेल प्राइस से? तो कसम खा लो, आपको कभी भी बाबू सेल प्राइस से लेना देना नहीं है। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो कॉस्ट प्राइस, मतलब गुड्स में से जो माइनस होगा वो परचेज में से कितना माइनस होगा? 10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि बेटा हमें क्या लेना देना बिक कितने में सकता था? बिका ही नहीं। हमने 10,000 का खरीदा था, हमारे लिए 10,000 का नुकसान। बात डन जी, डन, बढ़िया। चलो भाई हटाओ, ऑलमोस्ट आखिरी सांसें। अब हमारी एडजस्टमेंट आ रही है बाबू, मजा आ जाएगा तुम्हें ये वाली एडजस्टमेंट देखिए। इंटरेस्ट रिलेटेड एडजस्टमेंट एक साथ फिर कवर करते। इंटरेस्ट रिलेटेड एडजस्टमेंट, बेटा इंटरेस्ट रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या है? आपको पूरे चैप्टर में 4 इंटरेस्ट मिलेंगे, 4 तरीके के इंटरेस्ट मिलेंगे। एक है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपको मिल सकता है। एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आपको कभी कभी मिलेगा। एक है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेगा, लोन या बोरिंग कुछ भी बोलो। और एक है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो बहुत कॉमन है, मिलेगा। इन्वेस्टमेंट बोलो या डिपॉजिट्स बोलो, बात सेम। ये 4 तरीके के इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट आपको मिल सकती है। बढ़िया। अब मेरे बच्चे ये बताओ, आपको सबसे पहला ट्रीटमेंट ये सोचना है कि भाई इनमें से कौन सा इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, कौन सा इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। बाबू मालिक कैपिटल लगाता है, हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मालिक की कैपिटल अलग अलग। 1 मिनट रुको, मैं पानी पी लूं, है ना, प्यास लग रही है बहुत तेज। ठीक है बेटा, एनर्जी लगती है। आप लोग शायद आपको लगता हो कि ये शूट हम लोग टुकड़ों में करते हैं, नहीं सर, मैं एक 1 शॉट में सारी वीडियो शूट करता हूँ और उसमें रहता है ना, तो बस आराम से करते हैं, ठीक है। 2 मिनट दे दो, मैं पानी पी लेता हूँ बस। हाँ जी, ठीक है। आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? मालिक कैपिटल लगाता है, मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है। बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप मालिक को सेपरेट ट्रीट करते हो। अब मालिक सीधी सी बात कहता है, बाबू अगर ये बिजनेस में पैसा मैंने लगाया, ना लगाता, बैंक में डालता, तो मुझे ब्याज मिलता,
तो बिजनेस जी आप मुझे ब्याज दो। तो हमें एज अ बिजनेस, अगर मैं अकाउंटेंट हूं तो मुझे बिजनेस के ब्याज पे अकाउंटिंग करनी है, तो बिजनेस को मालिक की कैपिटल पे ब्याज देना पड़ता है। इसका मतलब दिस इज समथिंग एक्सपेंस, और अगर ये एक्सपेंस है तो बेटा ये पीएनएल में डेबिट होगा। ओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मालिक पैसा निकाल रहा है तो हम कहेंगे बाबू जब लगाया था तो ब्याज मांगा ना, आज जब तू निकालेगा तो इस पे तुझे ब्याज फर्म को, बिजनेस को देना पड़ेगा, मतलब बिजनेस के लिए इनकम, तो पीएनएल में क्रेडिट। ओ, पीएनएल में क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने किसी से उधार लिया है बाबू, मालिक नहीं आउटसाइडर, ऑफ कोर्स हमें उस पे ब्याज देना पड़ेगा, खर्चा है बेटा पीएनएल में डेबिट, पीएनएल में डेबिट। और बेटा हमने किसी के यहां पैसा लगाया, हमने किसी को डिपॉजिट दिए, हमने पैसा दिया, हमें ब्याज चाहिए बाबू, हमें ब्याज चाहिए, दैट इज इनकम, पीएनएल में क्रेडिट। तो सबसे पहली चीज तो ये देखो कि बेटा ये खर्चे हैं, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक को देना है, खर्चा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, इनकम, लोन देना है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लेना है। अब दूसरी बात, क्या बैंक आपको ब्याज देने आपके घर आती है क्या? नहीं। ऐसे ही हम मालिक को भी कैपिटल के ब्याज देना या लेने घर जाएंगे क्या? नहीं, सीधा अकाउंट में प्लस माइनस। भाई मालिक तो अपना ही है, मालिक तो अपना ही है, तो बेटा अगर देना है तो उसकी कैपिटल में सीधा जाओ और ऐड कर दो, मालिक से लेना है तो सीधा जाओ और उसकी कैपिटल में से माइनस कर दो। ओ बाबू, मालिक, हमारी इनकम है पर मालिक का खर्चा है, मालिक की कैपिटल से माइनस, हमारे लिए खर्चा है पर मालिक के लिए फायदा है, मालिक की कैपिटल में प्लस। ओके, हाँ ये आउटसाइडर है। अगर हमने दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो बेटा हमें देना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी, हमें लेना है बैलेंस शीट में एसेट। खत्म। दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट वाला पॉइंट। बाकी इन पर कुछ हिडन एडजस्टमेंट होती है, क्वेश्चन रेट देता है, हम खुद चेक करते हैं कि कितना ब्याज लेना है, कितना ब्याज देना है, पर एडजस्टमेंट तो यही है। बस मेरे बच्चे आखिरी एडजस्टमेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। इसके बाद बचती है आखिरी एडजस्टमेंट बाबू, बेड डेप्ट एंड देयर प्रोविजन। सर वो वाली मैनेजर कमीशन वगैरह वो क्वेश्चन के साथ में देखेंगे, ठीक है सर जी। बेड डेप्ट एंड प्रोविजन, आखिरी एडजस्टमेंट बेड डेप्ट एंड प्रोविजन। बेटा यहां पे भी तीन अलग अलग एडजस्टमेंट आएंगे। पहली एडजस्टमेंट है बाबू बेड डेप्ट, दूसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, और तीसरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये तीन चीजें आपके लिए आएंगी और इन पे मैं अगली क्लास में सेपरेट क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी जस्ट डिस्कस करके छोड़ूंगा। सर बेड डेप्ट क्या होता है बाबू? हम सामान उधार में बेचते हैं और हमें लगता है कि सामने वाला पैसा दे देगा, पर अगर ईयर एंड पे हमें पता चलता है, हमने फोन किया राम श्याम को, हमने कहा बाबू पैसा दे दो, वो कह रहा है नहीं दे पाऊंगा, दैट मीन्स हमारा पैसा डूब गया। अगर कंफर्म्ड, अगर हमारे लिए कंफर्म्ड है कि सर जी हमें कंफर्म इररिकवरेबल है कि हमें वो पैसा नहीं मिलेगा, तो बेटा वो बेड डेप्ट है। बट प्रोविजन क्या होता है कि मान लो मुझे शाम से अभी पैसा लेना है, अभी उसके पास है 15-20 दिन, 30 दिन है, अप्रैल में देगा पेमेंट, पर हमें डाउट हो रहा है कि उसका बिजनेस लॉस में चल रहा है, वो हमसे डिस्प्यूटेड है, वो हमसे खुश नहीं है, कुछ भी XYZ रीजन है, वो हमें पैसा नहीं देगा। तो एज अ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम मान लेते हैं अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो लॉस हो गया, उसका आज से इंतजाम करो, दैट इज, दिस इज नॉट कंफर्म, पर बेटा मे बी इररिकवरेबल, कि हो सकता है फ्यूचर में ना मिले, अनसर्टेन है, बट बेटा हो सकता है ना मिले, तो हम इसे प्रोविजन बना लेते हैं। बेटा हम डिस्काउंट देते हैं, अगर आप जल्दी पेमेंट करते हो तो हम आपको डिस्काउंट देते हैं। अब मेरी कंपनी की पॉलिसी कि आप इमीडिएट पेमेंट करोगे 10% डिस्काउंट, 30 दिन के अंदर पेमेंट करोगे 5% डिस्काउंट, तब भी दूंगा। अब एक बंदे ने 25 मार्च को सामान खरीदा और उसने बोला मैं दे दूंगा पैसा, अब 31 मार्च को अभी तक तो पैसा नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है अगर इसने विद इन 25 डेज भी पे कर दिया तो भी मुझे इसे 5% डिस्काउंट देना पड़ सकता है, और मुझे लग रहा है कि ये बंदा कर देता है, ये बंदा हर बार सामान खरीदता है और 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करता है, तो मुझे इसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, दिया नहीं है, देना पड़ेगा। मे बी डिस्काउंट अलाउ, तो मुझे अगेन नुकसान है बाबू, पैसा कम आएगा, मेरे नुकसान है, मैं प्रोविजन रहूंगा, दैट इज मे बी डिस्काउंट अलाउ। बच्चा पता नहीं क्यों इनको देख के डरता रहता है, डरता रहता है, डरता रहता है, कहता है सर ये 3 आ जाएं, 3 भाई तीनों तबाही। नहीं बाबू, नहीं 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 नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आपके क्वेश्चन में फर्दर बेड डेप्ट है,
फर्दर बैड डेप्ट या एडिशनल बैड डेप्ट है, और ऑफकोर्स ये एडजस्टमेंट में दिए हैं। ट्रायल बैलेंस में देने का मतलब है आप समझ जाओ एक ट्रीटमेंट रहेंगे। अगर ये एडजस्टमेंट में दिए हैं तो बेटा इनका ट्रीटमेंट क्या होगा सर, बैड डेप्ट को सबसे पहले सबसे पहला ट्रीटमेंट आप बैड डेप्ट का करते हो। अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है आप इन्हें डेटर से माइनस करते हो, क्यों? क्योंकि आपका पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आपके डेटर कम हो रहे हैं तो आपके लिए नुकसान है, आप इन्हें पीएनएल में डेबिट करते हो। ठीक है जी। दूसरा ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट, अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविजन दिया है तो सेकंड नंबर पे इसे ट्रीट करते हो। अगेन इसे भी ट्रीटमेंट मजे की बात है सेम करते हैं कि बाबू जो भी डेटर में से मान लो 1 लाख के डेटर है, 10,000 का बैड डेप्ट हुआ, तो जो 90,000 बचे उस 90,000 का 10% डूबने वाला है, तो 9,000 मैं अपने डेटर से प्रोविजन के नाम पे माइनस करूंगा, और बेटा ये 9,000 मैं पीएनएल में डेबिट करूंगा, लेकिन नेट ऑफ ओल्ड प्रोविजन। अगर आपका कोई ऑलरेडी प्रोविजन बैलेंस दिया हुआ है तो उसे माइनस करने के बाद जो नेट खर्चा बचेगा वो पीने में जाएगा। कॉस्ट क्वेश्चन कराऊंगा इस पर। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे 1 लाख के डेटर है, अब 1 लाख में से माइनस 10,000 के बैड डेप्ट हो गए, 10,000 के बैड डेप्ट, तो डेटर बचे 90। अब 90 पे मुझे प्रोविजन बनाना है मान लो 5% या 10%, तो 9,000 का प्रोविजन यहां से माइनस करूंगा, ये बचेगा 81, और ये 9,000 पीएनएल में डेबिट करूंगा। पर अगर क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी 4,000 का प्रोविजन दिया हुआ है तो नेट जाएगा 5,000 पीएनएल में खर्चा, क्योंकि 9 में से 4 तो पहले से प्रोविजन बना रखा है, तो 5,000 का एक्स्ट्रा प्रोविजन है, विच इज नुकसान। सेम एंड द एंड लास्ट बेटा जो लास्ट 81,000 बनेगा उस पे निकालेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्यों? लॉजिक क्या है, क्योंकि 1 लाख में से 10,000 तो कंफर्म नहीं मिलेगा, तो भैया जो मिलेगा उस पर डाउट, फिर ये डाउट वाले भी नहीं देंगे, तो यही तो लोग हैं जो एक्चुअल में पैसा देने वाले हैं, तो इन पे डिस्काउंट, और डिस्काउंट का भी मान लो उसने लिखा 1% प्रोविजन बनाएंगे डिस्काउंट का, तो 81,000 का 1% 810 रुपए, फिर से वही उठाओ और डेटर में से माइनस कर दो, 810 रुपए, और बाकी जो जाएगा वो आपका मेन बैलेंस शीट में डेटर जाएंगे। बाकी दूसरा ऑफ कोर्स ये भी नुकसान है, पीएनएल में डेबिट होगा, और अगर ओल्ड प्रोविजन दिया है तो नेट ऑफ ओल्ड ये भी प्रोविजन लेस करके ही आएगा। खत्म। दिस इज ऑल अबाउट प्रोविजन, दिस इज ऑल अबाउट डेट, दिस इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। अब इन पे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे से मजा आएगा, पर दिस इज एडजस्टमेंट। अगर आप मुझसे पूछो कि सर ये ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे तो क्या होंगे, तो बेटा इनका एक एक ट्रीटमेंट होगा, पीएनएल में डेबिट, पीएनएल में डेबिट, पीएनएल में डेबिट, खत्म, और कुछ नहीं होगा। पर ऑफ कोर्स ये एडजस्टमेंट में देते हैं मोस्टली, तो इसलिए एडजस्टमेंट के नाम से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो काम करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे। अब मजाक ऐसे नहीं है, आप ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसके बाद आप इनको गो थ्रू करना। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर क्वेश्चंस कराऊंगा और मैन्युफैक्चरिंग का बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। मेहनत है बाबू, पढ़ लेना अच्छे से, चैप्टर को कवर कर लेना, 10 में से 10 फोड़ के आएंगे। चलो बाय।